Good morning students. In the last class we discussed mechanisms of nucleophilic substitution reactions. We discussed two mechanisms SN1 and SN2 mechanism. और हमने पढ़ा था स्टीरियोकेमिस्ट्री. स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें सिमेट्री नहीं होती, लैक ऑफ सिमेट्री, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज और प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन. तो आज हम इन्हीं मैकेनिज्म्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से. बहुत ध्यान से समझना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर आपका एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है और आप मैकेनिज्म कर रहे हो SN2 मैकेनिज्म, तो आपको ध्यान रखना है SN2 मैकेनिज्म ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स अंडरगो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. उसमें क्या होता है? कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाती है. देखिए, जैसे कि आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स इन टू डायरेक्शन. दोज व्हिच रोटेट द लाइट इन राइट नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दोज व्हिच रोटेट द लाइट इन लेफ्ट लिवोरोटेटरी. अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, जैसे ये एल्काइल हैलाइड कार्बन अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है. डेक्स्ट्रो फॉर्म से अगर हम स्टार्ट करते हैं और SN2 मैकेनिज्म करते हैं, तो SN2 में बैक साइड अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, और आपको ये कराया हुआ है कि उसमें स्टेट बनेगी बीच में ट्रांजिशन स्टेट. उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, आप उसमें ध्यान से देखिए, कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी. सारे ग्रुप्स जो आपके लेफ्ट साइड थे वो सारे इन्वर्ट होके ऑपोजिट साइड आ जाएंगे. तो अगर आप डेक्स्ट्रो फॉर्म से स्टार्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट में लिगो फॉर्म मिलेगा, और अगर आप लिगो फॉर्म से स्टार्ट करोगे तो डेक्स्ट्रो. तो अगर आपका मैकेनिज्म SN2 होता है स्टूडेंट्स, तो कॉन्फिगरेशन जो होती है वो कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाती है. जैसे अगर आपको हैंड्स के एग्जांपल से बताएं कि अगर सारे ग्रुप्स इस साइड है, सारे बॉन्ड इस साइड है, तो अगर अटैक आपका इधर से होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो सारे जो ये ग्रुप्स हैं ये इन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से इधर आ जाएंगे, तो कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी. और दिस इन्वर्जन इज आल्सो नोन एज बार्डन इन्वर्जन. तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स अंडरगो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बाय SN2 मैकेनिज्म. अब नेक्स्ट हम इस पे पढ़ते हैं SN1 मैकेनिज्म. SN1 मैकेनिज्म में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की कॉन्फिगरेशन में क्या होता है ये देखिए SN1 मैकेनिज्म में आप अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो SN1 टू स्टेप मैकेनिज्म है. फर्स्ट, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप फ्रॉम कार्बोकेटाइन. अब आप देखिए, ये एल्काइल हैलाइड है, पहला स्टेप इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ Br नेगेटिव आयन. तो 3 बॉन्ड्स के साथ कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन क्या होता है? प्लेगर.
simple molecules from the reactant। अगर कोई भी simple molecule such as water, ammonia, HCl या any other simple molecule अगर किसी भी reactant से remove हो रहा है by reacting with certain chemical, तो उस reaction को हम कहेंगे elimination reaction। तो अब देखिए हेलो एल्केन्स में अगर हम एक सिंपल एल्काइल हाइड्राइड से स्टार्ट करें, अगर हेलो एल्केन्स की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराएं तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी मीन्स रिमूवल, ओ हाइड्रो मीन्स हैलोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजन मीन्स हैलोजन, तो रिमूवल ऑफ HX। तो अगर आप एल्काइल हाइड्राइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कराओगे तो इस रिएक्शन में, इस रिएक्टेंट में से एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन HX रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। एल्कीन फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब हैलोजन आपका ये रिमूव होगा, हाइड्रोजन आपका कौन सा रिमूव होगा ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके सिलेबस में जो रिएक्शन है वो है आपकी बीटा एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। ये रिएक्शन आपने +1 क्लास में भी की है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में। ये सभी बच्चों को आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से, बड़ी इजीली, क्योंकि आप पहले कर चुके हो। देखिए इसमें आपका जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो होता है अल्फा, अल्फा कार्बन से नेक्स्ट होता है बीटा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो आपने बीटा हाइड्रोजन को रिमूव किया CH2, अल्फा बीटा डबल बॉन्ड, देन रिमूवल ऑफ हैलोजन। अब इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो आप देखिए अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन रिमूव बाय बेस। जो ये बेस जनरेट करेगा अल्कोहलिक KOH वो बेस होगा हाइड्रोक्साइड आयन। बेस क्या करेगा, इट एक्सेप्ट H+ आयन। देखो आपने पढ़ा है ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, डोनेट H+ आयन, और ब्रोंस्टेड बेस एक्सेप्ट H+ आयन, एक्सेप्ट H+ आयन। ये H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है मॉलिक्यूल में शिफ्ट होंगे अल्फा बीटा के बीच में और क्लोरीन आउट हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, CH2 CH2 प्लस H जो रिमूव हुआ है फिर OH नेगेटिव आयन, तो यहाँ पे प्लस वाटर, क्लोराइड आयन कंबाइन होगा K+ के साथ तो KCl। तो इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट आपका HCl नहीं होगा, साइड प्रोडक्ट आपका वाटर और KCl होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा। अब अगर आपके मॉलिक्यूल में 2 बीटा पोजीशन है तो आप कैसे करोगे, क्वेश्चन देखिए। सपोज आपके पास ये रिएक्टेंट है और आपको रिएक्शन करानी है अल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपका बेटा यहाँ पर रूल लगेगा सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल लगेगा, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग जब भी एल्कीन बनेगी तो वो वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जो मोर ब्रांच्ड होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। जैसे आप देखिए ये कार्बन अल्फा, ये बीटा 1 बीटा 2, आप बीटा 1 से प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर बीटा 1 तो आपका प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बीटा 1 से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अल्फा बीटा डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट बना आपका ब्यूट 1E। बीटा 2 से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ब्यूट 2E, ब्यूट 2E। दोनों में से मोर ब्रांच एल्कीन है सेकंड, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। मोर ब्रांच एल्कीन फॉर्म एज अ स्टेबल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। तो जब भी आपको एल्कीन बनानी है किसी भी रिएक्टेंट से तो आपका मेन प्रोडक्ट आपका वो रहेगा जिसमें आपकी ब्रांच एल्कीन है, मोर ब्रांच एल्कीन। इसका रीजन भी आप कर चुके हो बेटा +1 क्लास में, इसका रीजन आता है हाइपर कंजुगेशन। जितनी
CH3C alcoholic KOH complete the reaction। तो अगर आपका alkyl halide है और एरो पे alcoholic KOH है तो आपकी रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप देखिए जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है अल्फा बीटा 1 बीटा 2, तो आप डायरेक्ट कीजिए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बीटा 2 पे, तो बीटा 2 से आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा देन अदर एल्कीन। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा बेटा? IUPAC ने 2 मिथाइल ब्यूटूइन। नंबरिंग आपकी यहाँ से होगी 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको IUPAC नेम्स की भी प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ रिएक्शन कंडीशन भी ध्यान रखनी है। आप अगर एल्काइल हलाइड की रिएक्शन, ये सभी बच्चे नोट कर लें, एक्वस KOH के साथ करते हैं तब इस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। Cl is replaced by OH, ये आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप एल्काइल हलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH में करोगे तो आपकी एलिमिनेशन होगा प्रोडक्ट, और एक्वस KOH लोगे तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अल्कोहल बनेंगे प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वस KOH में OH नेगेटिव आयन एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और अल्कोहलिक KOH में OH नेगेटिव आयन एक्ट कर रहा है एज अ बेस। तो अगर वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो हैलाइड आयंस को रिमूव करके खुद लगेगा सब्स्टिट्यूशन कराएगा, और अगर वो बेस की तरह करेगा तो हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, एलिमिनेशन में जाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक्वस KOH गिवन है या एल्कोहलिक KOH। ठीक है, ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा। अगर एक्वस KOH है तब आप सिंपल एलिमिनेशन नहीं करोगे, सब्स्टिट्यूशन होगी, क्लोरीन की जगह OH लगाओगे, और अगर एल्कोहलिक KOH है तभी आप क्या करोगे? एलिमिनेशन। नेक्स्ट आपकी थर्ड टाइप रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। देखिए alkyl halide react with magnesium metal and form a compound RMgX. This compound is a very important reagent, Grignard reagent. Grignard reagent बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इस रिएजेंट से आप लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बना सकते हो। हाईली रिएक्टिव रिएजेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रिपेयर होते हैं। कार्बन और मैग्नीशियम का कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, और मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में आपका आयनिक बॉन्ड। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैन बी रिप्रेजेंटेड एज RMg स्लाइटली पॉजिटिव, X स्लाइटली नेगेटिव, और ये जो R होगा ये मैग्नीशियम से स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पे भी क्या रहेगा? स्लाइटली नेगेटिव। ये बॉन्ड कोवेलेंट होगा और मैग्नीशियम और X का बॉन्ड क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, बट ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर होता है या जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए रिएक्शन कंडीशन में। इट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये नोट कीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepared under anhydrous condition। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी इसको प्रिपेयर करते हैं तो एनहाइड्रस कंडीशन में करते हैं। इसका रीजन है, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। देखिए एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड मींस ऐसे कंपाउंड जिनके पास
निकल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R पार्ट होगा, कार्बन पार्ट, वो यहाँ से H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बिकॉज इट इज स्लाइटली नेगेटिव। H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, H प्लस हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एसिडिक हाइड्रोजन वाला कोई भी कंपाउंड हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन्स बना देते हैं, तभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें आपकी देखो 4 रिएक्शन कवर होती हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अमोनिया के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोकार्बन बनाता है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं और अमाइंस के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन का कंपाउंड जो H प्लस रिमूव करता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हो, कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स सभी प्रिपेयर कर सकते हो। आप इनके साथ रिएक्शंस करवा भी सकते हो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से, उनसे अल्कोहल्स भी बना सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अगर हम सेकंड एक और मेटल के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करें तो सोडियम मेटल के साथ हम करेंगे। ये आपने नेमिंग रिएक्शन की हुई है वुड्स रिएक्शन, तो हेडिंग डालिए वुड्स रिएक्शन। ये आपने +1 क्लास में की हुई है रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम। हम रिएक्शन को कुछ इस तरह से शो करते हैं, 2 molecules of alkyl halide react with sodium and form hydrocarbons in presence of dry ether। भी रिएक्शन होती है क्योंकि आपको पता है सोडियम मेटल को भी वाटर के कांटेक्ट से अवॉइड करते हैं। तो 2 molecules of alkyl halide react with sodium to form alkane। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं alkanes। Even number of alkanes will be formed, even number of carbon containing alkanes। वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन थी, ये आपने पढ़ी हुई है, और एक नंबर वाले alkanes नहीं बनते, दोनों alkyl halide सेम होते हैं इसमें, तभी ये हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग alkanes फॉर्म करता है। तो ये आपकी रिएक्शंस जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स ये कंप्लीट होती है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स आपने हेलोएल्केन्स में पढ़ा है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसमें आप हेलोएल्केन्स के साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आप रिएक्ट कराते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है हैलाइड आयन को फ्रॉम इट्स पोजीशन। हेलोजन अपने बॉन्ड के साथ रिमूव हो जाता है, तो कार्बन के साथ हेलोजन का जो बॉन्ड है ये हेलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को और एज अ हैलाइड आयन रिमूव हो जाता है। बट अगर ये R पार्ट आपका रिंग है और फिर आपके यहाँ पे हेलोजन लगा है और आपको ये रिएक्शन करानी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इनमें ये रिएक्शन थोड़ी लेस रिएक्टिव है, नॉर्मल कंडीशंस पे रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी। आप देखिए न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को क्लीव नहीं करा सकता। हेलोजन अगर रिंग के साथ अटैच होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है हेलोजन अपनी तरफ रिमूव करने की टेंडेंसी नहीं रखता है एज अ हैलाइड आयन। इसका रीजन है कुछ, इसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो रेजोनेंस फैक्टर। जब भी रिंग के साथ डायरेक्ट हेलोजन लग जाएगा तो वो रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो जाएगा और रेजोनेंस फैक्टर की वजह से वो रिंग से रिमूव होना डिफिकल्ट है। तो तभी हम कहेंगे ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है कि जो हेलोएरिन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम रिंग के साथ जो डायरेक्ट हेलोजन लगा है उसको रिमूव नहीं कर सकते बाय अ सिंपल न्यूक्लियोफाइल। अगर हमें रिमूव करना है और उसकी जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल लगाना है तो ड्रास्टिक कंडीशंस पे पॉसिबल है, नॉर्मल कंडीशंस पे ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके कुछ रीजंस देखिए। फर्स्ट रीजन रेजोनेंस
अगर आपकी बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट हैलोजन लगे तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होते हैं हैलोजेंस। जिन भी ग्रुप्स के पास लोन पेयर होंगे वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं थ्रू प्लस आर इफेक्ट। रेजोनेंस कौन सी है? प्लस आर। लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। ये आपके एसिड रहेंगे बॉन्ड। अब आप देखिए जब हैलोजन आपका रिंग पे डायरेक्ट लगा है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, डबल बॉन्ड कर रहा है, सिंगल से डबल। तो ये बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो क्लोरीन रिंग के साथ जो लगा है डायरेक्ट ये रिमूव नहीं हो पाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्थो कार्बन पे आएंगे। नेक्स्ट फिर ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, ये वाले पैरा कार्बन पे आएंगे, पैरा पोजीशन। जब भी हम किसी की भी रेजोनेंस बनाएंगे रिंग में तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही चार्ज आता है। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो होता। कोई भी ग्रुप अगर आपकी मेटा पोजीशन पे लगा है तो वहां पे आप ओनली इंडक्टिव इफेक्ट की बात करोगे, वहां पे आप मेटा पे रेजोनेंस फैक्टर की बात नहीं करोगे। रेजोनेंस जो है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराते हैं, ग्रुप्स और विड्रॉल कराते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप देखिए रेजोनेंस फैक्टर की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में क्या आ गया? डबल बॉन्ड करेक्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल इसको निकाल नहीं पाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में लेस रिएक्टिव होंगे हेलो एरिड्स। नेक्स्ट सेकंड रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन भी कहेंगे हम इसको, इसी में आपका ये पॉइंट आएगा हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एक आपका रिंग पे हैलोजन लगा है और एक आपका चेन में। जो हैलोजन चेन में लगा है वो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और जहां पे ये रिंग में लगा है तो वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहीं से आपका चेंज आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये आप समझ जो को पता है ड्यू टू मोर एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो sp2 की ज्यादा होगी। तो देखो दोनों केस में क्लोरीन अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जिसके साथ ये जुड़ा है वो रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो थोड़ी से इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रख रहा है। तो इसको इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से रिमूव नहीं कराएगा इस केस से। इसमें सिर्फ जो इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो क्लोरीन का है, क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ थोड़ा सा ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अपनी तरफ भी खींच रहा है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से रिंग की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये बॉन्ड लेस पोलर होगा
ये कन्वर्जन है इस रिएक्शन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ और कंसंट्रेशन NaOH की लेंगे 6 to 8%। हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी ये, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ONA। इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। कुछ इस तरह से इसमें मैकेनिज्म होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ से जो अटैक होगा उसके थ्रू जो आपका स्पीसीज बनेगा वो बनेगा सोडियम फिनोक्साइड बाय रिमूवल ऑफ HCl। नेक्स्ट इसमें डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, NaCl रिमूव होगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा फिनोल, Na+O नेगेटिव, Na+ रिमूव विद Cl नेगेटिव, H जो है उसके साथ हो जाएगा तो आपके पास रिएक्शन होगी, फिनोल प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन है आपकी डोस प्रोसेस। अब आप देखिए कुछ ग्रुप्स का इफेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए इसमें आपका ये कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, किसका अटैक होना है OH नेगेटिव आयन का। तो आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए बेटा, जब भी आप ठीक है रिंग पे ऐसे ग्रुप लगाओ जो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी लगेगा। अगर रिंग में ऐसे ग्रुप लगे हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कैसे ग्रुप बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल वहां जल्दी लगेगा। और अगर आप रिंग में ऐसे ग्रुप लगाओ जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो रिंग पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। रिंग अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो OH नेगेटिव आयन जो है उसकी लगने की टेंडेंसी कम होगी। तो न्यूक्लियोफाइल अगर हमें यहाँ पे लगाना है क्लोरीन की जगह तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो रिंग से अपनी तरफ खींचेंगे तो न्यूक्लियोफाइल लगने की टेंडेंसी बढ़ेगी। आपके पास एक रिएक्टेंट है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और एक आपके पास है ये वाला रिएक्टेंट और एक आपके पास है दिस रिएक्टेंट। अब आपको बताना है कि किस कंडीशन में जो ये डोस प्रोसेस है किस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल जो है जल्दी डिस्प्लेस करेगा क्लोरीन को आपको OH करना है, किस रिएक्शन में होगा। ये वाला कैसा ग्रुप है, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ पे लगे हुए हैं 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी करेंगे और न्यूक्लियोफाइल जो होता है बेटा वहां पे पसंद करता है ज्यादा लगना, जितना ज्यादा हाई पॉजिटिव चार्ज इसे मिले, हाई पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पे बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो ये 3 विड्रॉइंग ग्रुप तीनों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कमी रिंग में इस ग्रुप में, इस कंपाउंड में, तो सबसे जल्दी न्यूक्लियोफाइल इसमें चेंज होगा। आपको इसमें कोई टेम्परेचर और प्रेशर नहीं लेना, सिंपल अगर वाटर भी डालोगे तब भी ये जो क्लोरीन है ये OH हो जाएगा, इतना हाईली रिएक्टिव है। सिंपल वाटर स्लाइटली हीट करेंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है। फिर सेकंड 2 विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में एक्वस NaOH हम लेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी कम टेम्परेचर पे 400 केल्विन पर ही हो जाएगी और 1 क्लोरीन लेंगे 1 नाइट्रो ग्रुप लेंगे तो थोड़ी सी लेस होगा। तो जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लेंगे उतनी ज्यादा रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है, उतनी कमी हो जाएगी रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स की, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इजीली होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रो ग्रुप इज अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
सबसे पहली टाइप जो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैंने आपको बताई है हेलोएरिन्स की, कि हेलोएरिन्स लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस हम कर सकते हैं, जो हमने की डोज प्रोसेस। अब उसको अगर हमें थोड़ा सा फास्ट करना है, क्योंकि वो ड्रास्टिक कंडीशन पे हो रही है, मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को बढ़ाना है, तो अगर हम विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें रिंग में, तो हेलोएरिन्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जा सकते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग को एक्टिवेट करेंगे, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिंग से खींचेंगे, न्यूक्लियोफाइल आसानी से लग जाएगा रिंग पे, क्योंकि रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन होगी। सेकंड टाइप की रिएक्शन देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको जितने भी चैप्टर इस क्लास में पढ़ेंगे, क्लास में फंक्शनल ग्रुप्स में जो भी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा, उसमें हम यही रिएक्शन पढ़ेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगी। आपने एरोमेटिक का सबसे पहला जो हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन, 3 डबल बॉन्ड है, स्टिल दे डोंट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, ये आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इट डोंट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। जो रिंग के ऊपर H लगा है, इसको आप किसी और ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, किसी भी ग्रुप से, लेकिन रूल है कि ये एज H+ ही निकलेगा, और जो ग्रुप लगेगा वो भी एज G+ मींस इलेक्ट्रोफाइल होगा। रिंग में से अगर आपको H निकालना है तो वो एज H+ ही सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इट मींस इसको कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूट करा सकता है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करा रहा है फ्रॉम इट्स पोजीशन, तो वो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अभी आपने पढ़ी कि एल्काइल हैलाइड्स में होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने हैलाइड आयंस को निकाल दिया न्यूक्लियोफाइल्स को, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होगा यहाँ पे वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करे एज H+, तो वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, सिर्फ आपके जो मेन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस H को हटा के सिर्फ आप 5 ही ग्रुप्स हैं जिनको आप डायरेक्ट लगा सकते हो। रिंग में आप ऐसे कुछ भी नहीं लगा सकते, कोई भी ग्रुप ऐसे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। सभी ग्रुप्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने पावरफुल नहीं है कि वो रिंग के हाइड्रोजन्स को रिमूव करें। सिर्फ 5 ही ग्रुप्स हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ग्रुप्स और वो कंडीशन। सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में आप H को डायरेक्ट हटा सकते हो और सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। वो मैं अब आपको लिख रही हूँ यहाँ पे कि वो 5 रिएक्शंस कौन सी है। देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज हेलोएरिन से पहले करा दूँ ताकि आपका बेस आपका क्लियर हो। सबसे पहले ग्रुप्स होते हैं बेटा हेलोजन्स। रिंग में इस H को हेलोजन रिप्लेस कर सकता है। जैसे अगर क्लोरीन की रिएक्शन कराएं अनहाइड्रस AlCl3 में या FeCl3, तो क्लोरीन जो है रिंग का हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीनेशन। तो एक तो आपके रिएजेंट्स कौन हो गए, हेलोजन की, हेलोजन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। एक आपका ग्रुप होता है बेटा नाइट्रो। एक सेकंड, जो नाइट्रो ग्रुप की H को हटा सकता है, ये कंडीशन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, नाइट्रेशन। थर्ड आपका ग्रुप है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, SO3H, कंसंट्रेटेड H2SO4 SO3 के प्रेजेंस पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा सकते हो। फोर्थ आपकी रिएक्शन है CH3Cl के साथ अगर हम कराएं AlCl3 में, तो रिंग पे आप मिथाइल एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, या
तो एक पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिमेनिंग जो पोजीशन है वो 3 ग्रुप्स में बट गई, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ग्रुप से बिल्कुल एडजेसेंट ऑर्थो, देन मेटा, पैरा। अब नेक्स्ट जो क्लोरीन है, देखो इस कंडीशन में ध्यान रखना है, क्लोरीनेशन है, इनमें से कोई हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा बाय क्लोरीन। अब ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट क्लोरीन कहाँ लगेगा। देखो जब तक रिंग पे कोई ग्रुप नहीं लगा होता आप इस हेलोजन को कहीं लगाओ, लेकिन जैसे ये ग्रुप लग गया तो नेक्स्ट अगर हमें फिर से क्लोरीनेशन करानी है तो जो पहले ग्रुप लगा हुआ है वो डिसाइड करता है कि इनकमिंग ग्रुप कहाँ डायरेक्ट होगा। इसी को हम कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो ग्रुप पहले लगा है वो डिसाइड करेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में नेक्स्ट क्लोरीन ऑर्थो लगेगा, मेटा लगेगा या पैरा लगेगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप पहले लगा है उसका नेचर क्या है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल या मेटा डायरेक्टिंग है। जैसे बेटा हेलोजन्स जो होते हैं, हेलोजन्स वो होते हैं आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब आप नेक्स्ट दोबारा से क्लोरीनेशन कराओगे तो अपने रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाएगा क्लोरीन। अगर जो ग्रुप लगा हुआ है पहले से वो मेटा डायरेक्टिंग है और आप क्लोरीनेशन कराओ तो प्रोडक्ट आपके मेटा पे लगेगा। ठीक है, तो जो ग्रुप पहले लगा होता है वो डिसाइड करेगा। जैसे ये आपका पहले से लगा हुआ है क्लोरीन, अब आपको लिख दिया कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। सबसे पहले तो आपको ये कंडीशन देखनी है, देखो ध्यान से देखो, ये नाइट्रेशन की कंडीशन है। NO2 ग्रुप लगेगा रिंग पे डायरेक्ट। अब ये डिसाइड करेगा कि NO2 कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। ये ग्रुप इसका नेचर डिसाइड करेगा। हेलोजन्स क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा। तो ये नाइट्रो ग्रुप को कहाँ लगाएंगे, ऑर्थो और पैरा। सिर्फ 5 ही ग्रुप्स हैं जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराते हैं हाइड्रोजन्स की। वो 5 ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए और वो 5 कंडीशंस भी बता दी। तो उन कंडीशंस को कहीं पे भी लिखा हो सकता है बेटा, आपको बस ये ग्रुप देखना है कि वो कहाँ लगाएगा ग्रुप। और वो कंडीशन जो है, ये 5 कंडीशंस आपको हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखी आ सकती है। जैसे ऐसे भी आपको आ सकता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड है, फिर आपको लिख दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3, कंप्लीट द रिएक्शन। अब ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, ये नाइट्रेशन की कंडीशन है। NO2 सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को, इसका नेचर डिसाइड करेगा कि NO2 कहाँ लगेगा। अब ये ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग, तो ये जो होगा नाइट्रो को कहाँ लगाएगा बेटा, मेटा पोजीशन पे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की हर चैप्टर में ये वाली 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर होगी। इस ग्रुप का नेचर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप डिसाइड करते हो कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन से मेटा डायरेक्टिंग है, किस बेस पे हमने इन ग्रुप्स को कैटेगराइज किया है। ये जनरल टॉपिक जो है इसकी आपको एक क्लास जरूर बनाऊंगी, एक वीडियो, जिसमें आपको ये क्लियर होगा। ये आपका +1 क्लास में था टॉपिक कि हम रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं +R और -R में ग्रुप्स को कैटेगराइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग। उसके बेस पे हम रिंग में इफेक्ट देखते हैं।